Hello everyone, I am Harveer Kaur from Government Model High School Sector 38 West, Chandigarh and I am back again with a new chapter. आज हम क्लास 10th का चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर में हम लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं जो इन लाइफ प्रोसेसेस में हेल्प करते हैं, इन ऑर्गन्स के क्या फंक्शन है, क्या लोकेशन है और ह्यूमन बीइंग्स में ये लाइफ प्रोसेसेस क्या काम करते हैं वो डिस्कस करेंगे. इस चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे. आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम पार्ट 1 यानी कि न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन डिस्कस करेंगे और पार्ट 2 में हम ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन डिस्कस करेंगे. तो चलिए आज का चैप्टर हम शुरू करते हैं. लाइफ प्रोसेसेस. व्हाट डू वी मीन बाय दिस टर्म लाइफ प्रोसेस? लाइफ मीन्स कोई भी चीज़ लिविंग. अब कोई भी चीज़ जो लिविंग है, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लासेस कि चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं चाहे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं जो हमेशा चलते रहने चाहिए ताकि हम ये कह सकें कि वो ज़िंदा है. तो ऐसे ही कुछ जो प्रोसेसेस हैं जिनसे हम ये पहचान पाते हैं कि कोई चीज़ लिविंग है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? दे नीड फूड फॉर एनर्जी. वो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स खाना खाते हैं. दे नीड एयर फॉर ब्रीदिंग. वो सांस लेते हैं. दे शो मूवमेंट. मूवमेंट जो है 2 तरह की हो सकती है. एक लोकोमोशन जैसे कि एनिमल्स शो करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाना, या मूवमेंट्स जो कि प्लांट्स में हम देखते हैं. प्लांट्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते बट दे शो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट है. प्लांट्स बड़े होते हैं, उनमें फ्लावर की मूवमेंट होती है, या टच मी नॉट जो प्लांट है, छुई मुई का पौधा है, उसको हाथ लगाते तो एकदम से उसके जो लीव्स हैं वो ड्रूप कर जाते हैं, वो झुक जाते हैं. तो इस तरह की मूवमेंट्स हम प्लांट्स में देखते हैं. तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो इस तरह की मूवमेंट्स शो करते हैं. नेक्स्ट, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई. वो हम अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको रिस्पॉन्स देते हैं. नेक्स्ट, रिमूव वेस्ट फ्रॉम बॉडी. दे रिमूव वेस्ट. जो भी वेस्ट उनके बॉडी में प्रोसेसेस के दौरान जो भी वेस्ट बनता है शरीर में वो उसे बाहर निकालते हैं. दे रिप्रोड्यूस. ऑफ कोर्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने ही तरह के और ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं. जैसे प्लांट्स जो हैं वो सीड्स बनाते हैं और सीड से हमें नया प्लांट मिलता है. इसी तरह एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं बाय गिविंग बर्थ टू बेबीज और बाय लेइंग एग्स. देन दे शो ग्रोथ. ग्रोथ जो है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है. हालांकि एनिमल्स जो हैं वो एक सर्टेन एज तक ही ग्रोथ शो करते हैं, उसके बाद उनकी ग्रोथ रुक जाती है. बट प्लांट्स जो हैं वो सारी ज़िंदगी ग्रो करते रहते हैं. इसके बाद वायरसेस जो हैं दे ऑल्सो फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. वो उनको हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स मानते हैं बट वो बहुत ही स्पेशल तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं क्योंकि उनमें जब वो होस्ट के अंदर हैं तभी वो लाइफ प्रोसेसेस कर सकते हैं, तभी वो इस तरह की मूवमेंट या रिप्रोडक्शन या ग्रोथ शो करते हैं. अदरवाइज जो वायरसेस हैं अगर वो बाहर एनवायरनमेंट में है, हवा में है, पानी में है, तो ये वायरस जो हैं ये कोई इस तरह की जो लाइफ प्रोसेसेस हैं वो शो नहीं करते. तो इनको हम एक कह सकते हैं कि दे आर द लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग. एक पर्टिकुलर कंडीशन में जो वायरस हैं वो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करते हैं और जब वो किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर चले जाते हैं, जब वो होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर चले जाते हैं तो वो लिविंग हो जाते हैं. फिर वो डिवाइड करते हैं, फिर वो ग्रो करते हैं, वो सारे प्रोसेसेस कर सकते हैं. सो वायरसेस जो हैं वो एक स्पेशल तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं. नाउ नेक्स्ट इज लाइफ प्रोसेसेस. जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, कोई भी ऑर्गेनिज्म को अगर इट हैज़ टू लिव, अगर उसे ज़िंदा रहना है तो कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस उसकी बॉडी में हमेशा चलते रहने चाहिए. चाहे वो स्लीपिंग है, चाहे वो एनिमल बैठा है, चाहे वो कोई काम कर रहा है, कुछ डिफरेंट तरह के प्रोसेसेस जो हैं वो हर समय एक ऑर्गेनिज्म में होते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि वो ऑर्गेनिज्म ज़िंदा है. सो लाइफ प्रोसेस मीन्स वो प्रोसेसेस विच आर परफॉर्म्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन लाइफ. जिंदा रहने के लिए हमारे शरीर में जो जो प्रोसेसेस ज़रूरी हैं उनको हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं. जैसे कि न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन मीन्स खाना लेना और उसे यूज़ करना. ट्रांसपोर्टेशन, मटेरियल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन. एक्सक्रीशन, जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है शरीर में उसको शरीर से बाहर निकालना.
कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसका मतलब जैसे हम ब्रेन से कंट्रोल करते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, चीज़ों को सुनते हैं और उसके हिसाब से हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है। तो ये सारी चीज़ें जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आती हैं। तो ये सारे जो हैं कुछ लाइफ प्रोसेसेस हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है फॉर मेंटेनिंग लाइफ। तो इन्हीं लाइफ प्रोसेसेस के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अब सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ज़िंदा रहने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। ये एनर्जी कहाँ से आएगी? ये एनर्जी उन्हें मिलेगी खाने से। अब ये जो खाना है ये ऑर्गेनिजम्स अलग अलग तरीके से ऑब्टेन कर सकते हैं। न्यूट्रिशन जो है, द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन दो तरह का होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मीन्स जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे प्लांट्स। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेते हैं, जैसे कि एनिमल्स हैं, वो या प्लांट्स को खाते हैं या दूसरे एनिमल्स को खाते हैं या अलग अलग तरीके से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, तो उसे हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, अब ये अलग अलग तरह की फूड वैरायटी है। फॉर एग्जांपल हम ह्यूमंस का एग्जांपल लेते हैं कि हम एनिमल प्रोडक्ट्स भी खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाते हैं, बट हमारे शरीर में जाके ये सारे प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट्स जो हैं ये सिंपल फॉर्म्स में कन्वर्ट होते हैं। हमारा शरीर जो है वो एनर्जी के लिए सिर्फ ग्लूकोज का इस्तेमाल कर सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो हम कोई भी चीज़ खाएं, चाहे हम एनिमल प्रोडक्ट खाएं, चाहे हम प्लांट प्रोडक्ट खाएं, अल्टीमेटली वो हमारे शरीर में जाके अगर ग्लूकोज में बदलता है तब हमें एनर्जी मिलेगी। अगर वो ग्लूकोज में नहीं बदल पाता तो वो हमारे लिए कोई काम का नहीं है, फिर वो हमारे लिए वो फूड की तरह काम नहीं करेगा। इसी तरह और भी जो हम डिफरेंट कंपोनेंट्स खाते हैं, तो हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, बाहर जो खाना प्रेजेंट है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट है और अलग अलग फॉर्म्स में प्रेजेंट है। तो ये जो खाना कोई भी ऑर्गेनिज्म खाता है वो उसके शरीर में जाके सिंपल फॉर्म्स में कन्वर्ट होता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन ऑफ फूड। अब ये जो सारे प्रोसेसेस हैं, जैसे फूड ऑब्टेन किया, तो इसमें जब केमिकल प्रोसेसेस होंगे, जब वो खाना सिंपल फॉर्म्स में कन्वर्ट होगा तो कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोड्यूस होगा। अब वो जो वेस्ट है उसे शरीर से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो हमारे शरीर के फंक्शंस को इफ़ेक्ट कर सकता है, हमें बीमार कर सकता है। तो ये जो प्रोसेस है दिस इज़ एक्सक्रीशन। तो इस तरह से एक ऑर्गेनिज्म जो है, एक सिंपल कोई काम करना है तो उसके लिए बहुत सारे प्रोसेसेस इकट्ठे काम करते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि एक अमीबा या पैरामीशियम या कोई बैक्टीरिया है, वो अपने एनवायरनमेंट में सिंगल सेल है और वो अपने एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। तो फूड और ऑक्सीजन वो सीधा डिफ्यूजन से ऑब्टेन कर सकता है। डिफ्यूजन मीन्स जो मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो बाहर खाना प्रेजेंट है तो वो खाना जो है वो उस ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर जो है मूव कर जाएगा। तो ये है डायरेक्ट, ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ डायरेक्ट डील करते हैं। तो जो भी कोई वेस्ट अगर प्रोड्यूस हुआ है शरीर में तो वो भी डायरेक्टली शरीर से बाहर जो है या उनके सेल से बाहर रिमूव हो जाता है। जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं, इनमें हमारे शरीर के जो सेल्स हैं दे आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एनवायरनमेंट। हमारे सिर्फ स्किन सेल्स हम कह सकते हैं कि वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एनवायरनमेंट है, बट दे आर ऑल्सो द कवरिंग टिश्यू। वो हमारे एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट नहीं कर सकते, वो हमारे एनवायरनमेंट से कुछ एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं, इनमें अगर कोई भी चीज़ उन्हें चाहिए, फॉर एग्जांपल दे हैव टू टेक फूड, अगर उन्हें खाना चाहिए, अगर उन्हें ऑक्सीजन चाहिए, तो उनके शरीर में अलग अलग तरह के सिस्टम्स हैं जो कि उस खाने को उनकी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं या उस हवा को उनकी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, और इन्हें हम ऑर्गन सिस्टम्स कहते हैं। तो इस तरह के डिफरेंट सिस्टम्स जो हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिवेलप हुए हैं। तो चलिए हम न्यूट्रिशन से शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन होता है द मेथड ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूजिंग इट। ये वो तरीका है जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना ऑब्टेन करता है, अपना खाना लेता है और उसे अपने शरीर में इस्तेमाल करता है
एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए या मेंटेनेंस के लिए। न्यूट्रिशन दो तरह का होता है, एक है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जैसे कि प्लांट्स में जो अपना खाना खुद बना सकते हैं बाय सिंपल रॉ मटेरियल्स, और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना खाना दूसरे ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं। तो प्लांट्स का जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। प्लांट्स जो है अपना रॉ मटेरियल मीन्स कोई भी चीज़ अगर हमें बनानी है तो उसके लिए हमें सबसे पहले कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। तो यहाँ पे प्लांट ने भी अगर खाना प्रिपेयर करना है तो उसे कुछ सामान चाहिए होगा, कुछ केमिकल्स चाहिए होंगे। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल है वो है वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट जो है वो ग्लूकोज बनाता है, तो ग्लूकोज के लिए उसे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की ज़रूरत है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को हवा से मिलती है, वो स्टोमेटा के थ्रू, जो लीव्स में टाइनी पोर्स हैं स्टोमेटा, उनके थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है। और दूसरा वाटर जो है प्लांट को वो रूट से मिलता है, जो जड़ें हैं प्लांट की वो पानी को एब्जॉर्ब करती हैं और लगातार उसे लीव्स तक पहुंचाती रहती हैं। तो ये जो दो सोर्सेज, दो रॉ मटेरियल्स हैं वो प्लांट को हवा और पानी से मिलते हैं। और इन रॉ मटेरियल्स को प्लांट क्लोरोफिल की प्रेजेंस में सनलाइट की मदद से उन्हें कंबाइन करता है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस मीन्स बनाना। तो जो सिंथेसिस हो रहा है वो लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट अपना खाना बना रहा है क्लोरोफिल की मदद से, तो इसे हम फोटोसिंथेसिस कहेंगे। जो क्लोरोफिल है वो प्लांट का ग्रीन पिगमेंट है, जो पत्तों को या बाकी प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं उन्हें जो ग्रीन कलर देता है वो क्लोरोफिल की वजह से है। और ये जो क्लोरोफिल है इसके सेंटर में एक मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होता है। तो चलिए अब हम इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को डिटेल में पढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस जो है वो लीव्स में, और लीव्स के अलावा और भी कोई जो ग्रीन पार्ट है प्लांट का, वहाँ पे हो सकता है। जहाँ पर भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो सकता है। सो दैट मीन्स क्लोरोफिल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस 3 मेन स्टेप्स में होता है। सबसे पहले जो क्लोरोफिल है वो सनलाइट की जो एनर्जी है, लाइट एनर्जी, उसको एब्जॉर्ब करता है। अब कोई भी अगर प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल हमने अपने घर पे अगर खाना पकाना है तो हमें किसी ना किसी तरह की एनर्जी की ज़रूरत है। हम हीट एनर्जी यूज़ करते हैं, चाहे गैस स्टोव यूज़ करते हैं या अवन यूज़ करते हैं, तो हम किसी ना किसी तरह की एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं उस खाने को पकाने के लिए। इसी तरह से प्लांट जो है वो लाइट एनर्जी की मदद से जो केमिकल रिएक्शन है, जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, इनको कंबाइन करता है ग्लूकोज बनाने के लिए। तो पहला स्टेप है लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है बाय क्लोरोफिल। उसके बाद ये जो लाइट एनर्जी है ये वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ देती है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की स्प्लिटिंग हो गई। उसके बाद अब ऑक्सीजन जो है ये फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट है। हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन निकलती है, तो ये जो ऑक्सीजन है ये स्टोमेटा से बाहर निकल जाएगी, और हाइड्रोजन जो है ये कंबाइन करेगी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और ये बनाएगी कार्बोहाइड्रेट। कौन सा कार्बोहाइड्रेट? ग्लूकोज। सो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन कंबाइन होकर ग्लूकोज बनाती है, और ऑक्सीजन जो है वो फोटोसिंथेसिस के बाय प्रोडक्ट की तरह स्टोमेटा से बाहर निकल जाती है। अब पत्तों में जो फोटोसिंथेसिस होता है या जो भी साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, वहाँ पे जो खाना बनता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। अब लीव्स में खाना बन रहा है, उसके बाद ये जो ग्लूकोज बनता है ये प्लांट में फूड जो है वो अलग अलग जगह पे स्टोर होता है। हमें पता है हम कुछ प्लांट की रूट्स खाते हैं, कुछ प्लांट की हम स्टेम्स खाते हैं, जैसे शुगर केन है उसकी स्टेम खाते हैं, पोटैटो की स्टेम खाते हैं, कैरेट की हम रूट खाते हैं। तो दैट मीन्स जो पत्तों में खाना बन रहा है वो प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में स्टोर होता है। अब ये जो ग्लूकोज है ये इटसेल्फ बहुत ही रिएक्टिव मॉलिक्यूल है, तो ये सीधा ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता। पहले ग्लूकोज जो है वो सुक्रोज में बदलता है। 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मिलके एक सुक्रोज मॉलिक्यूल बनाते हैं,
और ये जो सुक्रोज है फिर इसके बाद ये मूव करता है थ्रू फ्लोएम। हमने 9th क्लास में भी पढ़ा है कि फ्लोएम वो टिश्यू है जो कि फूड को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स में। तो पत्तों से फ्लोएम जो है वो इस सुक्रोज को अलग अलग हिस्सों में लेके जाता है और उसके बाद जिस हिस्से में ज़रूरत है एनर्जी के लिए वहाँ पे ये सुक्रोज यूज़ हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर स्टोर करना है तो ये सुक्रोज फिर बहुत सारे सुक्रोज मॉलिक्यूल्स एक लंबी सी चेन बनाते हैं, एक लंबा सा एक बड़ा कंपाउंड बनाते हैं स्टार्च, और ये जो स्टार्च है फिर ये प्लांट में स्टोर हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्लांट्स में द फूड इज प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के फॉर्म में फूड बनता है, देन इट इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, जो ट्रांसपोर्ट होगा खाने का वो सुक्रोज के फॉर्म में होगा। अगर प्लांट को एनर्जी चाहिए या ग्रोथ के लिए यूज करना है तो वो सुक्रोज के फॉर्म में जो खाना है वो मूव करेगा, एंड इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और जो खाना स्टोर करता है प्लांट वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है। नेक्स्ट इज द रोल ऑफ स्टोमेटा इन फोटोसिंथेसिस। स्टोमेटा जो हैं ये बहुत छोटे छोटे पोर्स हैं जो कि लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, और ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो हैं, लैंड प्लांट्स जो हैं, इनमें लीफ के निचली तरफ जो है, नीचे की तरफ जो स्टोमेटा है वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू दी अपर सरफेस। ये जो स्टोमेटा है इनके दो काम हैं। एक तो है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन मीन्स प्लांट्स जो हैं वो लगातार दे लूज वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। उनके शरीर से जो पानी है वो लगातार वाटर वेपर के फॉर्म में लूज होता रहता है, और इसे हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि ट्रांसपीरेशन से एक तो प्लांट्स का टेम्परेचर रेगुलेटेड रहता है, टेम्परेचर ठीक रहता है, और दूसरा जो पानी है वो लगातार रूट्स में से एब्जॉर्ब होता रहता है, क्योंकि ऊपर पानी निकलता जा रहा है तो रूट्स में से पानी एंटर करता रहता है ताकि सॉइल में से जो मिनरल्स हैं वो प्लांट्स जो है पानी के साथ एब्जॉर्ब कर सकें। तो ये इन दो चीज़ों में मदद करता है। दूसरा, स्टोमेटा ऑल्सो हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो गैशियस एक्सचेंज होता है, प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए और ऑक्सीजन उसके लिए एक बाय प्रोडक्ट की तरह है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा की जो ओपनिंग है आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्टोमेटल पोर है और उसके आसपास दो राजमा की शेप के दो सेल्स हैं। ये जो हैं दे आर गार्ड सेल्स, और उसके बाहर जो आपको ग्रीन कलर के सेल्स नज़र आ रहे हैं ये लीफ सेल्स हैं। तो ये गार्ड सेल्स जो हैं ये इस पोर को ओपन और क्लोज करने में दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जब ये गार्ड सेल्स में पानी पूरा भर जाता है तो ये बिल्कुल फूल जाते हैं, उसको कहते हैं टर्जिड। तो ये एकदम से टर्जिड हो जाते हैं और स्टोमेटल पोर जो है वो खुल जाता है। और जब गार्ड सेल्स में पानी की कमी हो जाती है तो ये बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं फ्लैक्सिड। तो ये फ्लैट हो जाते हैं और स्टोमेटल पोर बंद हो जाता है। नॉर्मली दिन के समय जब प्लांट ने फोटोसिंथेसिस करना है तो स्टोमेटा ओपन रहता है, और रात के समय जनरली जो स्टोमेटल पोर है वो बंद रहता है। अब प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ दूसरे जो कंपाउंड्स हैं जैसे प्रोटीन्स हैं या फैट्स भी बनाते हैं। तो ये जो सारे कंपोनेंट्स हैं इसके लिए प्लांट्स मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम दी सॉइल, जैसे मैग्नीशियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया। तो ये सारे मिनरल्स प्लांट्स सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं और इन्हें यूज़ करते हैं टू सिंथेसाइज अदर कंपाउंड्स इन द लीफ। तो ये तो था प्लांट्स का ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। नाउ नेक्स्ट इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन अलग अलग तरह का होता है, आप ऑलरेडी 7th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स ऑल्सो एंड एनिमल्स ऑल्सो। तो हम उसी चीज़ को एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में सबसे पहला है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन या सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये वो न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग में जो डेड और डिकेइंग मैटर है, जो चीज़ें सड़ गल रही हैं, जो सब्सटेंसेस, उसमें से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर सकता है। जैसे मशरूम्स हो गए, या ब्रेड के ऊपर जो फंगस लग जाती है, अचार पे जो उल्ली लग जाती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं फंगस के जिसमें they are able to obtain saprotrophic nutrition from dead and decaying matter. Second is parasitic nutrition. Parasitic nutrition means जहाँ पे ऑर्गेनिज्म
दूसरे ऑर्गेनिज्म पे पूरी तरह से डिपेंडेंट है फॉर शेल्टर ऑल्सो, वो उसी ऑर्गेनिज्म पे रहता है और उसी ऑर्गेनिज्म से खाना ऑब्टेन करता है। सो इसको हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे कि ह्यूमन इंटेस्टाइन में एक टेप वर्म, जिसको पेट के कीड़े कहते हैं, आपने नॉर्मली सुना होगा, तो ये हमारे लिए एक पैरासाइट है, ये हमारे शरीर के अंदर रह के हम ही से खाना ऑब्टेन करता है। इसके अलावा लाइस हो गए या टिक्स हो गई, एनिमल्स के जो बॉडी पे टिक्स वगैरह लग जाते हैं, छोटे छोटे कीड़े उनके शरीर पे लग जाते हैं, तो ये सारे जो हैं उनके लिए पैरासाइट हैं। तीसरा है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपना खाना सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में अंदर लेता है शरीर के, और उसके बाद उसको सिंपल फॉर्म्स में कन्वर्ट करता है और उसे यूज़ करता है फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। इसे हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो कि होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं, और कुछ एनिमल्स जैसे ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, हम भी होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। सो नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन इन अमीबा। होलोजोइक न्यूट्रिशन के 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहले इंजेशन ऑफ फूड। अमीबा में अगर हम देखें तो इसमें जैसे ही कोई फूड पार्टिकल अमीबा के नज़दीक आता है, वो इमीडिएटली अपनी 2 आर्म्स डेवलप कर लेता है, जिसे सूडोपोडिया कहते हैं। ये जो सूडोपोडिया है, ये खाने को पूरी तरह से एनगल्फ कर लेते हैं, पूरी तरह से कवर कर लेते हैं और उसे अपने शरीर के अंदर ले लेते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंजेशन। इसके बाद जो खाना है, इट गोज टू द फूड वैक्यूल। अमीबा के शरीर के अंदर एक फूड वैक्यूल है, जो कि उस खाने को, उसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं फूड वैक्यूल में, जो कि उस खाने को कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स जो हैं उसको सिंपल फॉर्म्स में कन्वर्ट करती है। ये सेकेंड स्टेप है, डाइजेशन। दैट इज द कॉम्प्लेक्स फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल वन। तीसरा स्टेप है एब्जॉर्प्शन। अब जो खाना डाइजेस्ट हो गया, वो फूड वैक्यूल से अमीबा के साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो जाएगा, और वो बाकी सारे जो पार्ट्स हैं सेल के, वहाँ तक पहुँचेगा ताकि वो उस खाने को यूज़ कर सके। सो दिस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। चौथा स्टेप है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मीन्स अब जो खाना एब्जॉर्ब हुआ है, वो अमीबा के अलग अलग पार्ट्स में जाएगा, तो वो पार्ट्स उस खाने को यूज़ करेंगे फॉर एनर्जी, फॉर ग्रोथ, या फॉर मेकिंग न्यू सब्सटेंसेस इन द सेल। तो ये जो सारे प्रोसेसेस हैं जिसमें खाने को यूज़ किया जाता है फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस एक्सेट्रा, इसे हम कहते हैं एसिमिलेशन। अब ये जो फूड वैक्यूल में कुछ अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स रह गए होंगे, या कोई वेस्ट जो प्रोड्यूस हुआ है, वो फिर शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, उसे रिमूव कर दिया जाता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इजेशन। तो ये तो थे अमीबा के होलोजोइक न्यूट्रिशन के 5 स्टेप्स। इसी तरह से ह्यूमन में भी होलोजोइक न्यूट्रिशन के यही 5 स्टेप्स होते हैं, बट वो थोड़े से डिफरेंट तरीके से हमारे शरीर में परफॉर्म किए जाते हैं, और अलग अलग ऑर्गन्स हैं जो इन स्टेप्स को परफॉर्म करते हैं। सो हियर आर द स्टेप्स ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन। ह्यूमन न्यूट्रिशन होलोजोइक न्यूट्रिशन है, तो सबसे पहला स्टेप है इंजेशन, यानी कि द मेथड ऑफ टेकिंग इन फूड, जिससे ह्यूमन बींग्स जो है अपना खाना अंदर लेते हैं। तो हमारी बॉडी में जो इंजेशन है वो माउथ के थ्रू होता है। सेकेंड, डाइजेशन। डाइजेशन मीन्स वो प्रोसेस जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड जो है उसको सिंपल फूड में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया कि हम अलग अलग सोर्सेज से खाना लेते हैं, और अलग अलग सोर्सेज में डिफरेंट डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स हैं। तो हमारे शरीर में जाके वो सारे जो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज हैं, वो सिंपल फॉर्म में ब्रेक होते हैं, एक स्पेसिफिक तरह का वो कंपाउंड बनाते हैं जिसको हमारा शरीर इस्तेमाल कर सकता है। तो ये जो प्रोसेस है, इसे हम डाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन। जो खाना हमारे शरीर में डाइजेस्ट हो गया, उसके बाद इट हैज़ टू बी एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड, या हमारी बॉडी में या हमारे ब्लड में वो एब्जॉर्ब होगा, तभी हमारा शरीर उसको यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मीन्स ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद ये जो खाना है, ये हमारे सारे सेल्स तक, सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचता है, जहाँ पे वो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, ग्रोथ के लिए, नए सेल्स बनाने के लिए, इन सारे प्रोसेसेस में यूज़ होता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन। नेक्स्ट इज इजेशन। अब ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बहुत सा ऐसा
खाना है जो अनडाइजेस्टेड रह जाता है, या कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिन्हें हमारा शरीर डाइजेस्ट नहीं कर पाता। जैसे कि अगर हम कच्चा सैलेड खाते हैं या लीव्स खाते हैं तो उसमें सेलुलोज जो है वो हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे बहुत से कंपोनेंट्स जो होते हैं वो अनडाइजेस्टेड फूड में आ जाते हैं। तो ये जो कंपोनेंट्स हैं अलॉन्ग विद सर्टेन अदर केमिकल्स, दे आर टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, और उस प्रोसेस को हम इजेशन कहते हैं, वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रोसेस, इंजेशन। इंजेशन में हमारा माउथ और बकल कैविटी जो है, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हमारी जो बकल कैविटी है, इट्स अ लार्ज स्पेस जिसमें कि अलग अलग ऑर्गन्स प्रेजेंट है, अलग अलग पार्ट्स प्रेजेंट हैं। देर आर टीथ, टंग एंड देर आर सलाइवरी ग्लैंड्स। ये 3 चीज़ें हमारी बकल कैविटी में प्रेजेंट हैं, और हमारी बकल कैविटी की जो ओपनिंग है उसे हम माउथ कहते हैं। अब सबसे पहले हम टीथ के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे बकल कैविटी में 4 तरह के टीथ हैं, और एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में देर आर 32 टीथ जो प्रेजेंट होते हैं। ये जो 4 तरह के टीथ हैं, आगे वाले जो 4 दांत हैं ऊपर और नीचे, दीज आर इंसीजर्स, जिनको कि हम कटिंग एंड बाइटिंग टीथ भी कहते हैं। उसके बाद साइड में ऊपर और नीचे जो 2 दांत ऊपर है और 2 नीचे हैं, 4 जो हैं ये कैनाइन्स हैं, जो कि टीयरिंग, कोई टफ फूड है उसको टीयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैं उनमें कैनाइन्स बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं, क्योंकि उन्होंने फ्लैश को टीयर करना होता है। तो ये जो दांत हैं ये टीयरिंग में मदद करते हैं। उसके बाद आगे जाके देर आर फ्लैट, अगर आप टंग से फील करेंगे तो फ्लैट टीथ हैं। ये प्रीमोलर्स और मोलर्स हैं जो कि खाने को ग्राइंड करने में, चबाने में मदद करते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन करते हैं। नेक्स्ट है टंग। टंग जो है इसके 2 काम हैं। एक तो ये हमारा खाने को टेस्ट करने में मदद करती है कि खाना कैसा है, और दूसरा इट हेल्प्स इन मिक्सिंग द फूड विद सलाइवा। अब टेस्टिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेस्ट से हमें ये पता चल जाता है कि कहीं खाना कोई ख़राब तो नहीं है, हम जो खाना खा रहे हैं वो सही है कि नहीं है। तो ये हमारी सेंसेस जो हैं, स्मेल और टेस्टिंग, ये बड़ी ज़रूरी है हमें ये बताने के लिए कि हम जो खाना खा रहे हैं वो ठीक है या नहीं है, वो खाने लायक है कि नहीं है। तो टेस्टिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस। तीसरा है सलाइवरी ग्लैंड्स। हमारे मुंह में सलाइवा प्रोड्यूस होता है। अब ये जो सलाइवा है ये हमारी टंग के नीचे देर आर ग्लैंड्स प्रेजेंट, जिनको कि हम सलाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं। इनसे लगातार ये सलाइवा प्रोड्यूस होता है, और इस सलाइवा में 3 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है म्यूकस, जो कि एक चिपचिपा सा पदार्थ है, और ये हम किसी भी तरह का कोई खाना अगर खाएं, सपोज हम बहुत ड्राई भी कोई मूंगफली भी अगर हम खाते हैं, हम देखते हैं कि चबाने के बाद धीरे धीरे वो सॉफ्ट होने लग गई है। तो ये म्यूकस का काम है कि जब खाना धीरे धीरे ग्राइंड होता है और टंग जो है उस खाने को मिक्स करती है, तो म्यूकस उस खाने को सॉफ्ट बना देता है, ताकि वो बड़ी आसानी से हमारे फूड पाइप से अंदर जा सके। दूसरा है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीबैक्टीरियल एंजाइम है, जो कि हमारे सलाइवा में प्रेजेंट होता है। और आपने कई बार अक्सर देखा होगा कि एनिमल्स जो है अगर कहीं चोट लग जाती है तो वो अपने जीभ से साफ करते हैं, या कई बार आपने अपने बुजुर्गों को भी सुना होगा, हमारे पेरेंट्स भी कई बार कहते हैं कि कहीं चोट लगी तो वो कहते हैं कि मुंह में उंगली रख लो, कहीं कट लग गया है तो मुंह में रख लो उंगली। तो इसका रीज़न यही है कि ब्लड तो स्टॉप हो जाएगा प्रेशर से, उसके साथ साथ जो लाइसोजाइम है वो वहाँ पे कोई बैक्टीरिया जो है उसको ग्रो नहीं करने देता। तो लाइसोजाइम जो है इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग एंटी बैक्टीरियल एंजाइम। और तीसरा, सलाइवा में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है सलाइवरी अमाइलेस। ये हमने क्लास 7th में भी डिस्कस किया था। अगर आप कभी चपाती या ब्रेड ऐसी सूखी एक बाइट लेंगे तो आप महसूस करेंगे कि थोड़ी देर बाद उसमें मीठा टेस्ट आने लग गया है। तो ये जो मीठा टेस्ट है वो उस चपाती में या ब्रेड में स्टार्च प्रेजेंट है। वो जो स्टार्च है वो धीरे धीरे शुगर में कन्वर्ट होता है, और ये पहला स्टेप है डाइजेशन का, जो कि हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। और यही रीज़न है कि हमें कहा जाता है कि खाने को अच्छी तरह चबा के खाना चाहिए, ताकि सलाइवा जो है वो उसको केमिकल रिएक्शन करने के लिए भरपूर टाइम मिल सके और वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर सके।
अगर हम खाना जल्दी जल्दी खाएंगे तो जो अमाइलेज है उसे पूरा टाइम नहीं मिलेगा स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने में, जिससे हमारा जो डाइजेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। अगर आपको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन अभी पीछे जब हमने डिस्कस किया था, वहाँ हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि प्लांट्स जो है वो खाना ग्लूकोज के फॉर्म में बनाते हैं, सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करते हैं और स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो यही वो स्टार्च है जो कि हम खा रहे हैं। हम जब कोई सीड खाते हैं, ग्रेन्स खाते हैं, या हम कोई और कंपोनेंट खा रहे हैं प्लांट का, तो उसमें स्टार्च प्रेजेंट है और यही स्टार्च हमारे शरीर में जाके पहले शुगर में ब्रेक डाउन होता है और उसके बाद वो फर्दर डाइजेशन में ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो जाता है और उस ग्लूकोज को हम यूज़ कर सकते हैं। सो बकल कैविटी से जो खाना है वो फिर स्मॉल, बहुत ही सॉफ्ट होके और स्मॉल बॉल्स के फॉर्म में आगे मूव करता है और इसे हम कहते हैं बोलस। अब ये जो खाना है ये आगे आता है हमारे फूड पाइप में। हमारा फूड पाइप जो है ये हमारे विंड पाइप के बिल्कुल पीछे है। अगर आप अपने गले में हाथ लगा के महसूस करेंगे तो आपको एक रिंग्ड सा स्ट्रक्चर महसूस होगा जिसमें रिंग रिंग सी हैं। तो ये जो है ये हमारा विंड पाइप है। इसी के बिल्कुल पीछे हमारा फूड पाइप है। तो जब खाना हम अंदर लेते हैं तो उस टाइम पे जो विंड पाइप है वो ढक जाता है बाय एपिग्लॉटिस। आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर एपिग्लॉटिस शो किया हुआ है। जब खाना मुंह में है तो वो एपिग्लॉटिस बिल्कुल सीधा है, पर जैसे ही वो ग्रीन कलर का जो बोलस है वो खाना फूड पाइप में एंटर कर रहा है तो एपिग्लॉटिस ने विंड पाइप को कवर कर लिया है। और ये जो एपिग्लॉटिस है ये प्रिवेंट करता है कि खाना हमारे विंड पाइप में ना जाए। अब नॉर्मली ये हमसे कहा जाता है कि खाना खाते समय बात नहीं करनी चाहिए या खाना जल्दी जल्दी नहीं खाना चाहिए। इसका रीज़न ही यही है कि जब हम बात करते हैं तो उस टाइम पे हमारा विंड पाइप कई बार खुला रह जाता है, और अगर विंड पाइप खुला रह गया तो ये जो खाना है ये फूड पाइप में जाने की बजाय हमारे विंड पाइप में चला जाएगा, तो जिससे हमें खांसी आती है या कई बार हमें वॉमिट जैसी फीलिंग आती है। तो ये इसी रीज़न से है कि जो खाना है हमारा विंड पाइप में चला जाता है। सो इसी को रोकने के लिए जो विंड पाइप है इट इज़ कवर्ड विद एपिग्लॉटिस। सो अब हमारा जो खाना है वो धीरे धीरे फूड पाइप में मूव करता है। फूड पाइप में खाने की कोई डाइजेशन नहीं होती। फूड पाइप के जो मसल्स हैं वो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं और उस खाने को नीचे की तरफ मूव करते हैं। और फूड पाइप के बाद हमारा ये जो खाना है ये पहुंचता है स्टमक में। और फूड पाइप या ईसोफेगस में ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है इसे हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। सो ईसोफेगस के बाद अब हमारा खाना एंटर करता है स्टमक में। स्टमक जो है ये एक जे शेप्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, और इसमें कुछ गैस्ट्रिक जूसेस, डाइजेस्टिव जूसेस सक्रीट होते हैं जो कि डाइजेशन का काम करते हैं। सो मुंह के बाद अब अगली डाइजेशन जो है वो स्टमक में शुरू होगी। स्टमक में देर आर बेसिकली 3 कंपोनेंट्स इन द गैस्ट्रिक जूस, या जो डाइजेस्टिव जूस हम कहते हैं उसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द एसिडिटी इन द स्टमक। हमारे स्टमक में जो एंजाइम्स हैं, स्पेशली प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पेप्सिन, ये एसिडिक पीएच में ही काम कर सकता है। अदरवाइज़ ये जो पेप्सिन है ये बहुत इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। तो जब एसिड रिलीज़ होता है तो उस समय पे हमारे स्टमक का पीएच चेंज होता है, हमारा स्टमक एसिडिक हो जाता है, जिससे पेप्सिन जो है वो इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। पेप्सिन की इनएक्टिव फॉर्म जो है वो है पेप्सिनोजन, पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रिलीज होते ही वो एक्टिव पेप्सिन में बदल जाता है। और दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इट ऑल्सो हेल्प इन किलिंग बैक्टीरिया विच इज़ प्रेजेंट इन फूड। अगर खाने में कोई भी बैक्टीरिया है तो ये उसको ख़त्म कर देता है। अब ये जो पेप्सिन है ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना शुरू करता है और उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ता है। प्रोटीन जो है ये भी एक बहुत लंबी चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो ये छोटी छोटी चेन्स में टूटता है जिन्हें हम कहते हैं पेप्टाइड्स। दूसरा कंपोनेंट जो गैस्ट्रिक जूस का है वो है पेप्सिन, जो अभी हमने डिस्कस किया। ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है जो कि अदरवाइज जब हमारे शरीर में, जब हमारे स्टमक में खाना नहीं है तो उस समय पे
ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, बट जैसे ही हमारी बॉडी में खाना जाता है तो उस समय पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, जो कि इस पेप्सिन को पेप्सिनोजन से पेप्सिन बना देता है, उसको इनएक्टिव से एक्टिव कर देता है ताकि ये प्रोटीन की डाइजेशन शुरू कर सके। तीसरा कंपोनेंट जो गैस्ट्रिक जूस का है वो है म्यूकस। अगेन वो चिपचिपा सा पदार्थ है जो कि स्टमक की पूरी जो लाइनिंग है उसको कवर करके रखता है ताकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो हमारी स्टमक की लाइनिंग को खराब ना कर दे। आपने अक्सर सुना होगा कि लोग एसिडिटी की कंप्लेंट करते हैं, बहुत ज़्यादा एसिडिटी है, जलन हो रही है। ये कई बार क्या होता है, हमारे खाने पीने की हैबिट्स की वजह से हम बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं, या हम टाइमली नहीं खाते, या हमने बीच में मील स्किप कर दिए हैं। तो इससे क्या होता है, जो स्टमक है वो एसिड रिलीज करता है, बट उस एसिड में खाना डाइजेस्ट होने के लिए नहीं पहुंच रहा है, या डाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम आ गई है जिसकी वजह से एक्सेस एसिड जो है वो स्टमक में बनने लग जाता है, और इसी को हम एसिडिटी की प्रॉब्लम कहते हैं। अब स्टमक के बाद हमारा नेक्स्ट जो ऑर्गन है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। आप यहाँ देख सकते हैं फूड पाइप, स्टमक, और स्टमक के आगे स्मॉल इंटेस्टाइन, बहुत ही कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। नाउ दिस इज़ नॉट स्मॉल, ये बहुत ही लॉन्ग है, ये 7 to 7.5 मीटर लॉन्ग हो सकती है, बट इसका डायामीटर बहुत छोटा होता है। ये बहुत ही लंबी और कॉइल्ड ट्यूब्यूल है जिसमें आगे का डाइजेशन प्रोसेस होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये कंप्लीट डाइजेशन जो होती है खाने की, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, और यहीं से जो डाइजेस्टेड फूड है वो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होता है। सो स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 तरह के जो जूसेस हैं वो डाइजेस्टिव जूसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में आके मिलते हैं। आप नीचे वाले डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर लिवर शो किया हुआ है, और लिवर के नीचे एक ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है, दैट इज गॉल ब्लैडर। अब लिवर जो है ये बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, और ये बाइल जूस गॉल ब्लैडर में स्टोर होता रहता है। अब जब भी खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है तो ये जो गॉल ब्लैडर है ये रिलीज करता है बाइल जूस को इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। और दूसरा जो आप येलो कलर का लीफ लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं दैट इज पैंक्रियास, उसके बारे में हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बाइल जूस का फंक्शन डिस्कस करते हैं। बाइल जूस जो है ये कुछ ऐसे सॉल्ट्स रिलीज करता है। अब इससे पहले स्टमक में जो पीएच था वो एसिडिक था, और वहाँ पे जो एंजाइम है वो एसिडिक पीएच में काम करता है, बट इंटेस्टाइन में जो एंजाइम्स हैं वो बेसिक पीएच में काम करते हैं, एल्कलाइन पीएच में काम करते हैं। तो बाइल जूस जो है वो कुछ ऐसे सॉल्ट सक्रीट करता है जो कि एसिडिक से पीएच को बेसिक में बदल देते हैं, एल्कलाइन में बदल देते हैं। और दूसरा जो बाइल जूस है ये लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स जो होती हैं उनको छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में बदल देता है ताकि एंजाइम्स जो है वो आसानी से इसे डाइजेस्ट कर सके। एक बड़ी ड्रॉपलेट को डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है क्योंकि उसका सरफेस एरिया कम है, जबकि अगर वो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में बदल जाएगा तो ज़्यादा एंजाइम्स उसके ऊपर एक्शन कर सकते हैं और वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एमल्सिफिकेशन। एमल्सिफिकेशन मीन्स जो लार्ज ऑयल ड्रॉपलेट है या लार्ज फैट ड्रॉपलेट है वो स्मॉल ड्रॉपलेट्स में बदल जाती है। तो बाइल जूस के ये 2 इम्पॉर्टेंट काम हैं कि सबसे पहले ये पीएच को एसिडिक से एल्कलाइन में बदलता है ताकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम्स हैं वो एक्टिवेट हो सके, और दूसरा ये फैट्स को इमल्सिफाई करता है ताकि जो एंजाइम है वो फैट्स को इजीली डाइजेस्ट कर सके। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ पैंक्रियाज। पैंक्रियाज जो है ये स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच एक स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो कि पैंक्रियाटिक जूस सक्रीट करता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होता है। अब ये जो पैंक्रियाटिक जूस है इसमें बहुत काफ़ी सारे एंजाइम्स होते हैं फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन्स के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम है जो कि प्रोटीन की डाइजेशन करता है, और लाइपेस एंजाइम जो है वो फैट्स की डाइजेशन करता है। लिपिड से नाम आया है लाइपेस, लिपिड इज़ अनदर नेम फॉर फैट, तो लिपिड से ही हम नाम लेते हैं लाइपेस। तो लिपिड को ब्रेक डाउन करने वाला एंजाइम इज लाइपेस। दूसरा, इट ऑल्सो रिलीजेज इंसुलिन, वो एक हार्मोन है इंसुलिन जो हमारे शरीर में जो ब्लड शुगर लेवल है उसको कंट्रोल करता है। आपने डायबिटीज़ के बारे में सुना होगा, शुगर की जो बीमारी होती है, तो उसमें नॉर्मली क्या होता है, द पर्सन
वो अपनी शुगर जो है उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके शरीर में इंसुलिन जो है वो बनता नहीं है। तो ये एक तरह का डायबिटीज़ है जिसमें इंसुलिन प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है। तो अगर इंसुलिन कम प्रोड्यूस होगा तो हमारा शरीर जो है वो शुगर को स्टोर नहीं कर पाएगा, और यही ऐसी जो पेशेंट्स होते हैं उनमें शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहता है। तो ये जो इंसुलिन है ये पेंक्रियाज से रिलीज़ होता है, और ये हमारी शुगर को कंट्रोल करता है, जितनी भी ब्लड में एक्स्ट्रा शुगर है उसको वो स्टोर करने का काम करता है। नेक्स्ट इज डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। पेंक्रियाज और बाइल जूस के अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन भी इंटेस्टिनल जूसेस प्रोड्यूस करती है, जिसमें कि बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, जो कि अलग अलग तरह के जो कंपोनेंट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, ये 3 मेन न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे फूड के, तो इन कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट करती है। स्टार्च जो है इट इज़ फाइनली ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज। प्रोटीन्स जो हैं वो पेप्टाइड्स में बदलते हैं, और पेप्टाइड से वो सिंगल जो मॉलिक्यूल अमीनो एसिड्स हैं उसमें बदल जाते हैं। देन फैट्स जो हैं दे ब्रेक डाउन इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। अब ये जो सारा खाना है ये बिल्कुल सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ये उस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है जिस फॉर्म में हमारा शरीर इसको यूज़ कर सकता है। ग्लूकोज जो है उसे एनर्जी के लिए यूज़ करता है हमारा शरीर। अमीनो एसिड्स जो हैं ये प्रोटीन का कंपोनेंट है, तो इसको सिंथेसिस के लिए, नए जो सब्सटेंसेस बनाने हैं उसके लिए यूज़ करता है। फैटी एसिड्स को भी नए कंपोनेंट्स बनाने के लिए या एनर्जी के लिए यूज़ करता है। अब ये जो खाना है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टेड फॉर्म में पड़ा है, बट अभी तक हमारे शरीर को इस खाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो अब क्या होगा, अब स्मॉल इंटेस्टाइन से ये जो खाना है ये हमारे ब्लड में ट्रांसपोर्ट होगा, हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होगा। जब ये हमारे खून में पहुँचेगा, उसके बाद जब ये एक एक सेल तक हमारे शरीर के पहुँचेगा, तब ये खाना जो है इसे हमारी बॉडी यूज़ कर सकती है। सो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, उसमें बहुत से छोटे छोटे ब्रश लाइक स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रहे होंगे, हम इन्हें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। दीज आर विलाई। ये जो विलाई हैं ये सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का। अगर ये एक प्लेन सरफेस होती तो उसका एरिया कम होना था। अब आप देखिए यहाँ पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, अगर हम इसको पूरा स्ट्रेच करें तो ये कितनी लंबी लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो ये जो विलाई हैं ये जो फोल्ड्स के फॉर्म में प्रेजेंट है, इससे बहुत सारा जो एरिया है वो मिल जाता है, और इन विलाई के अंदर आप देख सकते हैं कि ब्लड वेसल्स जो है वो प्रेजेंट हैं। तो खाना जो है वो विलाई से सीधे ब्लड वेसल्स में जा रहा है, सीधे खून में एब्जॉर्ब होता है। नाउ दिस इज एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड। ये तीसरा स्टेप है न्यूट्रिशन का, जिसे हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। सो अब ये जो ब्लड वेसल्स हैं आप देख सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के आसपास पूरा नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स है। तो ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये सारा खाना एब्जॉर्ब करती हैं, और इन्हें ये हमारे शरीर के एक एक सेल तक पहुंचाती हैं। हमारी बॉडी में डिफरेंट तरह के सेल्स हैं, सारे सेल्स तक ये खाना पहुंचता है। उसके बाद अब ये जो सेल्स हैं दे टेक अप दैट फूड। ये उस ब्लड में से जो खाना है उसे एब्जॉर्ब करेंगे, जो डाइजेस्टेड कंपोनेंट्स हैं उन्हें एब्जॉर्ब करके उन्हें यूज़ करेंगे फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। एनर्जी के लिए हमारे सेल्स के अंदर देर इज़ एन ऑर्गेनली कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करता है, ग्लूकोज लेता है, ग्लूकोज हमारे सेल्स में एंटर करता है। उसके बाद ये जो ग्लूकोज है ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, एंड देन इट प्रोड्यूसेस एनर्जी। अब ऑक्सीजन कैसे हमारी बॉडी में आती है ये हम अगले वीडियो में आगे हम देखेंगे। इसके बाद जो ग्रोथ है, जो नए सेल्स बनते हैं, वो ये जो कंपोनेंट्स हमने एब्जॉर्ब किए हैं इन्हीं से नए सेल्स बन के हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है, या जो हमारे पुराने सेल्स जो हैं वो मर जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, तो उनकी जगह जो नए सेल्स बनते हैं, जो मेंटेनेंस होती है हमारे शरीर में, वो सारा कुछ जो है वो इस एब्जॉर्ब्ड फूड की मदद से, जो हमें कंपोनेंट्स मिलते हैं इनकी मदद से हमारे शरीर में ये सारे फंक्शंस चलते हैं। सो अब एसिमिलेशन के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से निकल के लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन हालांकि लेंथ में तो बहुत छोटी होती है, बट क्योंकि इसका डायामीटर ज़्यादा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में, ये मोटी होती हैं, तो इसे हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन में आके
जो एक्स्ट्रा वाटर है, क्योंकि अभी भी जो फूड है वो वाटरी फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, तो एक्सेस जो वाटर है वो लार्ज इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो जाता है और सेमी सॉलिड फीसेस, जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो सेमी सॉलिड फीसेस के फॉर्म में तैयार हो जाता है एंड देन इट इज़ स्टोर्ड इन द रेक्टम। और उसके बाद ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है ये एनस के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है। और एनस जो है ये ओपनिंग है रेक्टम की, विच इज़ गार्डेड बाय अ स्फिंक्टर मसल, इसमें स्फिंक्टर मसल होती है। So, अगला जो हमारा लाइफ प्रोसेस है आफ्टर न्यूट्रिशन, दैट इज़ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को अगर हम बिल्कुल आम भाषा में बात करें तो ये सांस लेने की प्रक्रिया है, इसको रेस्पिरेशन कहते हैं। बट अभी जब हम आगे इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कि रेस्पिरेशन सिर्फ सांस लेना नहीं है, बल्कि ब्रीदिंग वो रेस्पिरेशन का सिर्फ एक हिस्सा है, बल्कि एक्चुअल जो रेस्पिरेशन है वो हमारे सेल्स के अंदर हो रही है। तो इसको डिस्कशन को शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी एक्टिविटी देखते हैं, और ये एक्टिविटी आप अपने घर पे आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे 2 टेस्ट ट्यूब्स हैं, आप 2 छोटे ग्लास ले सकते हैं, उसमें दोनों ग्लासेस में आपने जो चूना है उसके डिज़ोल्व करना है, लाइम वाटर कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड जो है, तो वो आपने डिज़ोल्व कर लिया। जब आपने दोनों ही ग्लासेस में चूना डिज़ोल्व किया, अब ये बन गया आपका लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब आपने एक ग्लास को ऐसे ओपन में छोड़ देना है और उसमें आपने सिरिंज से हवा डालनी है जो नॉर्मल एयर है, और दूसरे ग्लास में आपने एक स्ट्रॉ की मदद से जो आप एक्सेल कर रहे हैं, जो आप हवा बाहर छोड़ रहे हैं, सांस बाहर छोड़ रहे हैं, वो वाली हवा आपने उसमें रिलीज़ करनी है। आप थोड़ी देर उसे ऑब्ज़र्व कीजिए और देखिए क्या चेंज आता है। आप देखेंगे कि जहाँ पे हम एयर एक्सेल कर रहे हैं वहाँ पे एक वाइटिश सब्सटेंस, एक मिल्की सा सब्सटेंस अपीयर हो रहा है। नाउ दिस शोज़, ये एक टेस्ट है ये दिखाने के लिए कि हम जो हवा एक्सेल करते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी मात्रा में होती है, क्योंकि लाइम वाटर जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट करता है तो ये वाइट कलर प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूसेस मिल्की अपीयरेंस। तो इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि नॉर्मल हवा के कंपैरिजन में हमारी जो एक्सेल्ड एयर है, हम जो सांस छोड़ रहे हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है। तो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है ये क्यों ज़रूरी है, हम सांस क्यों लेते हैं? बहुत से बच्चे जो हैं वो ये रिस्पॉन्स देते हैं, ज़िंदा रहने के लिए हम सांस लेते हैं। बट हमें इस चीज़ को सोचने की ज़रूरत है कि ऐसा कौन सा इम्पॉर्टेंट काम है जो ये सांस, ये हवा हमारे अंदर जाके शरीर में कर रही है, जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। वो कौन सा इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है जो कि हमें ज़िंदा रख रही है। उसी को डिस्कस करने के लिए चलिए अब हम पहले रेस्पिरेशन समझने की कोशिश करते हैं। रेस्पिरेशन जो है ये वो प्रोसेस है जिसमें जो खाना है, जो हमने ग्लूकोज, अभी हमने पीछे न्यूट्रिशन में डिस्कस किया कि हमारे शरीर को एनर्जी ग्लूकोज से मिलती है, इसी तरह और भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो ग्लूकोज को इस्तेमाल करते हैं एनर्जी के लिए। ग्लूकोज जो है ये हमारे शरीर को एनर्जी देता है, पर कैसे? ये जो ग्लूकोज है ये आगे ब्रेक डाउन होता है छोटे छोटे कंपोनेंट्स में। हमने फोटोसिंथेसिस में देखा था ग्लूकोज बनता कैसे है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होते हैं तो ग्लूकोज बनता है। तो यहाँ पे ग्लूकोज जो है जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूटेगा तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अब यही जो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज है इसी को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करता है और इससे एनर्जी मिलती है। अब ये जो ग्लूकोज है ये 3 तरीके से टूट सकता है। एक तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है जिसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। नाउ दैट इज़ नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। ये आप यहाँ जो डायग्राम है नीचे इसमें देख सकते हैं, सबसे नीचे ये माइटोकॉन्ड्रिया, हमारे सेल्स के जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं ये वहाँ पे ये प्रोसेस होता है। और दूसरे जो 2 हैं, ये जो ग्लूकोज है ये बिना ऑक्सीजन के भी टूट सकता है अंडर सर्टेन कंडीशंस। कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पे ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के भी ब्रेक डाउन हो सकता है, पर उस समय पे वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर नहीं प्रोड्यूस करता, वो कुछ और प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है जी।
So let us discuss this chart in detail. ग्लूकोज जो है जब ये किसी भी सेल में एंटर करता है तो सेल में साइटोप्लाज्म होता है। सबसे पहले ये जो ग्लूकोज है विच इज़ अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल, अगर आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला याद है तो ये है C6H12O6। तो इसमें 6 कार्बन होते हैं ग्लूकोज में। तो ये जो ग्लूकोज है जब साइटोप्लाज्म में एंटर करता है ये सबसे पहले 3 कार्बन मॉलिक्यूल में टूटता है, और ये जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है इसका नाम है पायरुवेट। सो 6 कार्बन वाला ग्लूकोज 3 कार्बन वाले 2 पायरुवेट बनाएगा, तो हो गए 6 कार्बन पूरे। सो 2 पायरुवेट बनेंगे। अब इसके बाद जो पायरुवेट है ये 3 तरीके से ब्रेक डाउन हो सकता है। या तो ये पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा और वहाँ पे ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। अब क्योंकि इस प्रोसेस में ऑक्सीजन यूज़ हो रही है तो इसे हम कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। या फिर कुछ केसेस में जैसे कि कई बार अगर हम बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, स्ट्रीनस, अगर आप एक दिन अचानक सोच लो कि मैंने रनिंग करनी है, या एक दिन अचानक आप कोई बहुत ज़्यादा कोई गेम खेल लो जो आप प्रैक्टिस रेगुलरली नहीं करते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि उसके बाद मसल पेन बहुत ज़्यादा होता है, जो मसल्स हैं वो अकड़ जाती हैं। तो कई बार ऐसी जो स्ट्रीनस एक्टिविटी है इसमें क्या होता है कि हमारे मसल सेल्स को एनर्जी चाहिए, पर हमें ऑक्सीजन जो है वो उतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं मिल पा रही है। हालांकि हम बहुत तेज़ तेज़ सांस ले रहे हैं पर फिर भी वो ऑक्सीजन जो है वो पूरी मात्रा में नहीं मिल पाती। तो इससे क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सफिशिएंट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाता। तो ऐसे केसेस में जब हम कोई बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो यहाँ पे मसल सेल्स जो हैं हमारे वो बिना ऑक्सीजन के ही जो पायरुवेट है उसको ब्रेक करना शुरू कर देते हैं, और ये रिएक्शन साइटोप्लाज्म में ही होती है। सो मसल सेल्स जो हैं वो उस पायरुवेट को ब्रेक डाउन करके दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग लैक्टिक एसिड, और उसके साथ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब ये जो लैक्टिक एसिड है ये हमारी मसल सेल्स में इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें मसल क्रैम्प्स या अकड़न होती है मसल्स में। अब क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये बिना ऑक्सीजन के हो रहा है तो इसे हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, विदाउट ऑक्सीजन। तीसरा जो मेथड है ये होता है ईस्ट में। ईस्ट आपने 8वीं क्लास में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी पढ़ा होगा कि ईस्ट को फर्मेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं, सिरका बनाने के लिए या अल्कोहल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो शुगरी सब्सटेंसेस हैं उनमें ग्लूकोज होता है। ये जो ग्लूकोज है ये ईस्ट की मदद से ईस्ट सेल्स में बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस के इट चेंजेस इनटू एथनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब यहाँ पर भी क्योंकि ये प्रोसेस भी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के हो रहा है, तो इसे भी हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। सो ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी हो सकता है। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है, आप जैसे यहाँ देख रहे हैं कि ग्लूकोज जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर हो रहा है, इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन, और उसके साथ कंबाइन होके वो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अब ये जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है ये एटीपी के फॉर्म में हमारे शरीर में स्टोर हो जाती है। अब एटीपी जो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एक सेल की तरह है जो कि एनर्जी स्टोर करके रखता है, और जब भी हमें कोई भी काम करना है तो जैसे हम सेल को इस्तेमाल करते हैं, टॉर्च जलानी है तो हम उसमें सेल डालते हैं, या कोई खिलौना है तो सेल डालते हैं तो उससे उस खिलौना काम करने लगता है। बिल्कुल इसी तरह ये जो एटीपी है ये हमारे शरीर का सेल है, और जब भी हमें किसी भी काम के लिए एनर्जी की ज़रूरत है तो ये एटीपी मॉलिक्यूल जो है ये ब्रेक डाउन होता है और इसमें से एक फॉस्फेट ग्रुप निकल जाता है, और जब ये एक फॉस्फेट ग्रुप निकलता है तो ये बहुत सारी एनर्जी जो है प्रोड्यूस करता है। ट्राइफॉस्फेट का मतलब है कि एक एडिनोसिन के साथ, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एक एडिनोसिन के साथ 3 फॉस्फेट के जो आयन है वो जुड़े हुए हैं, और एक फॉस्फेट आयन भी अगर टूटता है तो उससे एनर्जी रिलीज होती है। तो इस तरीके से जो एटीपी है वो लगातार एनर्जी जो है प्रोड्यूस करता है हमारे शरीर में, और फिर बनाता है एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट,
जिसमें कि 2 फॉस्फेट ग्रुप है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया इस एडीपी को फिर से एटीपी में बदलता है, फिर इस एटीपी को हम यूज़ करते हैं और फिर एडीपी बनता है। तो ये लगातार ये प्रोसेस ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे हम अपने मोबाइल की बैटरी जो है जब डिस्चार्ज हो गई तो हम उसको दोबारा चार्ज करते हैं, फिर उसको यूज़ करते हैं, फिर वो डिस्चार्ज हो जाती है, फिर हम उसे दोबारा यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे शरीर में भी ऐसे ही है, एटीपी हमें एनर्जी दे रहा है और एडीपी बनाता है। ये एडीपी जो है माइटोकॉन्ड्रिया में जाके फिर से एटीपी बनता है और फिर हमारा शरीर जो चार्ज हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा जो बॉडी है वो एटीपी की मदद से जो एनर्जी है उसे ऑब्टेन करता है। तो चलिए अब हम एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंसेस देखते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन जैसे हमने अभी देखा कि ब्रेकडाउन जो है ग्लूकोज का वो ऑक्सीजन के बिना हो सकता है, तो ऑक्सीजन इज नॉट नीडेड फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ फूड। जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की मदद से जो खाना है वो ब्रेकडाउन होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं वो लैक्टिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है जैसे मसल सेल्स में है, या फिर एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है जैसे ईस्ट में है। और जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में जो बाई प्रोडक्ट्स हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है इसमें एनर्जी कम प्रोड्यूस होती है। अब आप खुद ही सोचिए, अगर हमारा शरीर बिना ऑक्सीजन के भी ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर सकता है तो हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं है। बट हम ऑक्सीजन के बिना जिंदा नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि एनारोबिक तरीका जो है उसमें इतनी कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है कि हमारे शरीर की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स पूरी ही नहीं हो सकती। वो सिर्फ एक एमरजेंसी सिचुएशन है, जब ऑक्सीजन डेफिशिएंट हो जाती है, जब कमी हो रही है ऑक्सीजन में, तब हमारे मसल सेल्स जो है उस एमरजेंसी कंडीशन में वो एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं। अदरवाइज हमारी जो बॉडी है वो नॉर्मल तरीके से एरोबिक तरीके से ही रिस्पायर करती है, क्योंकि एनारोबिक में बहुत कम एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटता है तो सिर्फ हमें 2 एटीपी मिलते हैं, जबकि जब एरोबिक तरीके से ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है तो हमें 36 एटीपीज मिलते हैं। आप देखिए कितना डिफरेंस है। एंड देन जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो साइटोप्लाज्म में होता है, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ये हैं कुछ डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। नाउ लेट अस कम टू ब्रीदिंग इन ऑर्गेनिजम्स। हमारे रेस्पिरेशन का जो पहला स्टेप है, हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन पहुंच रही है वो कैसे पहुंच रही है? क्योंकि हम ब्रीदिंग करते हैं, हम सांस लेते हैं। अब ब्रीदिंग जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं और जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं, इनमें ब्रीदिंग का बहुत डिफरेंस है। क्योंकि हम जिस हवा में हैं वहाँ पे ऑक्सीजन का परसेंटेज 21% है, जबकि पानी में जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन है उसका परसेंटेज बहुत कम है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका ब्रीदिंग रेट बहुत फास्ट होता है। उन्हें बहुत जल्दी जल्दी पानी जो है वो मूव करना पड़ता है गिल्स के ऊपर से, और ये पानी जब गिल्स के ऊपर से गुजरता है तो ये उसमें से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं फिश का जो डायग्राम है, यहाँ पे मुंह से पानी मूव कर रहा है और वो गिल्स के ऊपर से गुजरता है, जो रेड कलर्ड स्ट्रक्चर है। तो जब ये पानी गिल से गुजरता है तो उसमें से गिल्स में बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट हैं, और ये जो ऑक्सीजन है ये उन ब्लड कैपिलरीज में चला जाता है और यहाँ से जो फिश है वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करती है। जबकि हमारे में जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारे में जो ओपनिंग है नॉस्ट्रिल्स होते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स में नोज़ है, नोज़ की ओपनिंग है नॉस्ट्रिल्स, यहाँ से जो हवा है वो अंदर जाती है, जो फ्रेश हवा। अब इस हवा में जो ऑक्सीजन का परसेंटेज है ये 21% है। इसके बाद जब नॉस्ट्रिल से ये हवा गुजरती है तो वहाँ पे हेयर प्रेजेंट है हमारी नेज़ल चेम्बर में, और उसके आगे म्यूकस प्रेजेंट है, एक चिपचिपा सा जो पदार्थ है वो प्रेजेंट है। तो जब हवा हमारी नेज़ल पैसेज में से, नोज़ का जो पैसेज है उससे गुजरती है, तो अगर कोई डस्ट पार्टिकल्स हैं या कुछ भी पोल्यूटेंट है या बैक्टीरिया है तो वो बालों में या हमारा जो म्यूकस है उसमें ट्रैप हो जाते हैं, और उसके आगे जो क्लीन हवा है वो अंदर जाती है। इसीलिए ये एडवाइस किया जाता है कि हमें सांस जो है हमेशा नाक से लेनी चाहिए, मुंह से नहीं लेनी है, क्योंकि मुंह से अगर हवा जाती है तो उसमें जो पोल्यूटेंट है या जो डस्ट है वो एज इट इज़ हमारे विंड पाइप में चली जाएगी। देन उसके बाद जो पैसेज है आगे, नेज़ल पैसेज के बाद देयर इज़ विंड पाइप, जो आप गले में अपने महसूस कर सकते हैं। हवा फिर इस विंड पाइप से गुजरती है
और विंड पाइप आगे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, दैट इज़ ब्रोंकाई, इनको हम ब्रोंकाई कहते हैं। और एक जो है वो लेफ्ट लंग में चला जाता है, लेफ्ट ब्रोंकाई, और जो राइट लंग में चला जाता है वो राइट ब्रोंकाई। अब ये हमारे लंग्स जो हैं ये बहुत ही सॉफ्ट मस्कुलर ऑर्गन है, तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे बोन्स प्रेजेंट हैं जिन्हें हम रिब्स कहते हैं। जो चेस्ट कैविटी है हमारी ये हड्डियों से ढकी हुई है और इसे हम रिब्स कहते हैं। और ये जो रिब केज है ये हमारे लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट करती है, जो दोनों ही हमारे सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं। अब ब्रोंकाई जो है आगे जाके आप देख सकते हैं वो छोटे छोटे और ट्यूब्स में डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल पतली पतली ट्यूब्यूल्स बना रहा है। और ये जो ट्यूब्यूल्स हैं ये आगे जाके छोटे छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर्स, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, गोल गोल स्ट्रक्चर्स में आगे जाके एंड होती है, जिन्हें हम कहते हैं एल्वियोलाई। अब ये जो एल्वियोलाई हैं इनके ऊपर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। तो जब हम सांस लेते हैं वो हवा हमारी विंड पाइप से होके, ब्रोंकाई से होके और ब्रोंकियोल से होते हुए एल्वियोलाई तक पहुंचती है। एल्वियोलाई जो है यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं और वो ब्लड कैपिलरीज जो हैं इस हवा में से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेती हैं और वो ऑक्सीजन ब्लड में चली जाती है और फिर ब्लड उस ऑक्सीजन को लेके सारे शरीर में सारे सेल्स तक पहुंचाता है। नाउ नेक्स्ट इज हम सांस किस तरीके से लेते हैं, कैसे ये जो हवा है ये हमारे शरीर के अंदर और बाहर मूव कर रही है, और इसी को हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग कहते हैं। जब हम सांस अंदर लेते हैं उसे हम कहते हैं इनहेलेशन, और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं उसे हम कहते हैं एक्सहेलेशन। अब ये जो इनहेलेशन एक्सहेलेशन कैसे कंट्रोल होती है हमारी बॉडी में, आप शांत होकर बैठिए और एक गहरी सांस लीजिए, टेक अ डीप ब्रीथ। आप इस चीज़ को महसूस करेंगे कि जब हम इनहेल कर रहे हैं, सांस अंदर जा रही है, हमारी चेस्ट कैविटी जो है वो बड़ी हो रही है, हमारे जो रिब्स हैं वो बाहर की तरफ आ रहे हैं और हमारे चेस्ट कैविटी और एब्डोमेन जहाँ पे जॉइन करती है वहाँ पे एक मस्कुलर मेम्ब्रेन है जिसे कहते हैं डायफ्राम, और वो जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ चला जाता है। तो ये जो चेस्ट कैविटी जब हमारी बाहर आ रही है और डायफ्राम नीचे की तरफ जा रहा है, तो इससे क्या होता है, हमारी चेस्ट के अंदर जो स्पेस है वो बढ़ जाती है। तो जब स्पेस अंदर बढ़ जाती है तो उससे हवा का प्रेशर अंदर कम हो जाता है। तो इससे क्या होगा, बाहर हवा का प्रेशर ज़्यादा है और अंदर हवा का प्रेशर कम हो गया क्योंकि हमारी चेस्ट कैविटी बड़ी हो गई, तो हवा जो है वो अंदर की तरफ मूव करेगी। अब इसके बाद क्या होगा, जब हमारी चेस्ट जो है वो नॉर्मल होगी, हमारे रिब्स नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे, नीचे को आ जाएंगे, और डायफ्राम जो है हमारा ये रिलैक्स होकर ऊपर आ जाएगा, तो हमारी चेस्ट कैविटी जो है वो छोटी हो गई। जब चेस्ट कैविटी छोटी हो गई तो उस समय पे अंदर प्रेशर बढ़ गया। जब अंदर प्रेशर बढ़ गया और बाहर प्रेशर कम है, तो ये जो हवा है ये बाहर की तरफ निकलती है, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो इस तरीके से जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन है ये डिपेंड करती है कि हमारी चेस्ट के अंदर और बाहर प्रेशर किस तरीके से है। जब चेस्ट कैविटी बड़ी होती है, अंदर प्रेशर कम हो गया, तो हवा बाहर से अंदर की तरफ जाएगी। जब चेस्ट कैविटी छोटी हो गई, अंदर प्रेशर ज़्यादा हो गया, तो हवा जो है वो अंदर से बाहर की तरफ निकलेगी। अब ये जो हवा है ये विंड पाइप से होते हुए, ब्रोंकियोल से होते हुए एल्वियोलाई तक जाएगी, जैसे हमने पहले स्ट्रक्चर में देखा था। अब एल्वियोलाई में जाके क्या होगा, एल्वियोलाई के अंदर ये जो आप डायग्राम में देख रहे हैं, जो अंदर नीली सरफेस है, ये हमने एल्वियोलाई शो किया हुआ है। यहाँ पे ऑक्सीजन की परसेंटेज ज़्यादा है क्योंकि फ्रेश हवा में ऑक्सीजन 21% होती है, और इसी के साथ ब्लड कैपिलरी प्रेजेंट है, और ब्लड कैपिलरी में ऑक्सीजन नहीं है। तो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन जब एल्वियोलाई में ज़्यादा है और ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन विल मूव फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो ऑक्सीजन जो है वो एल्वियोलाई से ब्लड कैपिलरी में मूव करेगी, और ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है वो इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा। और इस ब्लड कैपिलरी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है। जो रेस्पिरेशन के दौरान सेल्स ने जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ की है वो ब्लड वेसल्स में आ गई, तो इस ब्लड कैपिलरी में कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी मात्रा में है। और एल्वियोलाई में जो हवा है, जो फ्रेश हवा है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत कम है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड कैपिलरी से एल्वियोलाई में अंदर की तरफ मूव करेगी।
तो अब एल्वियोलाई के अंदर जो हवा है उसमें ऑक्सीजन कम हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गई। अब क्या होगा, अब जब हम एक्सहेल करेंगे, जब हम सांस बाहर छोड़ेंगे तो उसमें ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी एज कंपेयर टू जो फ्रेश एयर है। सो दिस इज़ हाउ जो ब्रीदिंग होती है, सांस हम अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, और उसके बाद एल्वियोलाई में जाके इस तरीके से जो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। फिर ये ब्लड जो है ये इस ऑक्सीजन को लेके जाएगा एक एक सेल तक, जो हमने जैसे पहले देखा था। और सेल में क्या मौजूद है, सेल में ग्लूकोज प्रेजेंट है। तो ये ऑक्सीजन उस ग्लूकोज के साथ कंबाइन होगी एंड इट विल प्रोड्यूस एनर्जी, जिसको हम कहते हैं कि खाने से हमें एनर्जी मिलती है। तो ये इस तरीके से मिलती है, ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाती है, ग्लूकोज हमारे शरीर में जाता है, और सेल्स के अंदर जाके ये दोनों कंपोनेंट्स कंबाइन होते हैं और हमारे शरीर को एनर्जी देती हैं। एल्वियोलाई जो है, ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये हमारे लंग्स का एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं ताकि एक्सचेंज जो है वो फास्ट हो सके और ज़्यादा एक्सचेंज हो सके। अगर हम अपने लंग्स की एल्वियोलाई को फ्लैट करके उसका सरफेस एरिया देखें तो वो एक पूरे टेनिस कोर्ट जितना फैल सकता है। तो ये इतना ज़्यादा एरिया है जिसमें हर समय जो है एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है, जिससे हमारे शरीर को लगातार जो ऑक्सीजन है वो मिलती है। और ये जो ऑक्सीजन है ये हीमोग्लोबिन की मदद से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट की जाती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन के बारे में। आई होप आपको ये इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपको समझ आया होगा, और अगली बार एक नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।